नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, आलोचना एवं महत्व के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात आती है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है क्या। प्लेटो की एक प्रसिद्ध या फेमस कृति है रिपब्लिक, और जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि उसका उपशीर्षक है रिपब्लिक का कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। इस न्याय से संबंधित उपशीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि रिपब्लिक पुस्तक में न्याय को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और उसके बाद प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्लेटो आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है और आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए दो तरीके बताता है, एक तो शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। आदर्श राज्य में यदि व्यक्ति को भ्रष्टाचार से बचाना है तो शिक्षा और साम्यवाद की महती भूमिका रहती है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में कहता है कि राज्य के समस्त नागरिकों में सामंजस्य रहना और अपने स्वधर्म का पालन करना न्याय है। तो प्रश्न यह उठता है कि यह सामंजस्य किस प्रकार पैदा किया जाए, उत्पन्न किया जाए, और किस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जाए, फोर्स किया जाए। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए वह दो साधनों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, पहला है शिक्षा और दूसरा साम्यवाद, इनकी बात करता है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा के संबंध में अत्यंत विस्तार पूर्वक लिखा है। इस कारण रूसो ने इसे राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना है। देखिए, रूसो ने शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सबसे अच्छा ग्रंथ माना है रिपब्लिक को। वहीं रूसो की कृति है एमाइल, वो भी शिक्षा पर ही लिखी गई है। तो ध्यान रहे, सनद रहे दोस्तों, इसको भी हमें दिमाग में रखना है कि रूसो की भी महान कृति है एमाइल, जो शिक्षा से संबंधित है। और रूसो ने स्वयं ने रिपब्लिक को शिक्षा के ऊपर लिखा गया अच्छा ग्रंथ बताया है। वहीं इंग्लैंड के हैं अर्नेस्ट बार्कर, और बार्कर कहते हैं कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। दिमाग में कोई गड़बड़ी है, मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, तो उसको ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए शिक्षा सबसे सर्वोत्तम उपाय है। एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा का उद्देश्य है कि आत्मा को उस परिवेश में लाना जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में उसके सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक सूटेबल हो, उपयुक्त हो। अब दोस्तों बात आती है कि शिक्षा के संबंध में, तो प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां प्रचलित थी। नंबर एक है एथेंस की शिक्षा प्रणाली, दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो एथेंस की शिक्षा पद्धति में क्या था? एथेंस की शिक्षा पद्धति में हम देखते हैं कि इसमें परिवार के दायित्व को महत्व दिया गया। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। राज्य किसी तरह की कोई सहायता नहीं करता था शिक्षा के मामले में। और पाठ्यक्रम जो होता था वो 3 स्तर में विभाजित था, डिवाइडेड था। नंबर एक प्राथमिक शिक्षा, जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक दी जाती थी। इसमें पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य, संगीत तथा व्यायाम इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। दूसरी थी माध्यमिक शिक्षा, जो 14 से 18 वर्ष की आयु तक दी जाती थी, सोफिस्टों द्वारा दी जाती थी। अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति से संबंधित विषयों का इसमें अध्यापन करवाया जाता था। तीसरी अवस्था थी एथेंस की शिक्षा पद्धति की, वो थी 18 से 20 वर्ष की आयु तक, और इसमें सैनिक शिक्षा, इसके बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलते थे। यानी इसमें सबसे पहले सैनिक शिक्षा देते थे, और जब ये सैनिक शिक्षा मिल जाती थी व्यक्ति को, तब उसको नागरिक माना जाता था पूरी तरह से, और तभी उसको पूर्ण नागरिक अधिकार मिलते थे। यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास के उपयुक्त थी, परंतु शिक्षा देना राज्य का दायित्व नहीं था। अतः यह राज्य की प्रकृति या आवश्यकता के अनुकूल
नहीं थी। ये एक तरीके से हम एथेंस की शिक्षा पद्धति का दोष मान सकते हैं, उसकी एक खामी मान सकते हैं। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति ये दूसरी शिक्षा पद्धति थी, प्लेटो के समय में प्रचलित थी। तो इसमें क्या था, सबसे बड़ी बात थी कि ये राज्य नियंत्रित थी। एथेंस वाली राज्य नियंत्रित नहीं थी, ये राज्य नियंत्रित थी। इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। यह राज्य की आवश्यकता व प्रकृति के अनुकूल थी, परंतु मानसिक व बौद्धिक प्रशिक्षण जो था उसके ऊपर इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, यानी मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण की इसमें एक तरीके से उपेक्षा की जाती थी। प्लेटो ने एथेंस तथा स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के आधार पर अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। दोनों के गुणों का इसने समावेश किया है प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में, और फिर अपनी स्वयं की शिक्षा पद्धति उन्होंने प्रस्तुत की है। अब प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटता है, दो भागों में विभाजित करता है। नंबर 1 प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 6 से 20 वर्ष की आयु तक चलेगी। दूसरी है उच्च शिक्षा, जो कि 20 से 50 वर्ष की आयु तक चलेगी। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करना है, साथ ही साथ व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना भी है। प्रारंभिक शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम व संगीत तथा 18 से 20 वर्ष तक सैन्य शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए होगी, किंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही होगी। 20 वर्ष की आयु पर एक बौद्धिक व क्रियात्मक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब आती है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक प्रदान की जाएगी, और गणित व ज्योतिष तथा तर्कशास्त्र का इसमें अध्ययन कराया जाएगा। 30 वर्ष पर पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक तो 20 वर्ष पर परीक्षा हुई थी, दूसरी परीक्षा 30 वर्ष पर होगी, और इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 30 वर्ष पर। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 30 से 35 वर्ष की आयु तक, यानी 5 साल तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। अगला बिंदु है उच्च शिक्षा में 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें विद्यार्थी को सांसारिक जीवन में लौटकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा के प्रमुख प्रावधान थे। यह मोटे तौर पर हम कहें तो 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी, और उन्हीं योग्य और कुशाग्र व्यक्तियों को दी जाएगी जो भविष्य में आदर्श शासक बनने की योग्यता रखते हैं। और शासक का गुण क्या है, वो हमने पढ़ा था कि ज्ञान या विवेक शासक का प्रमुख गुण है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं, जैसे गणित है, ज्योतिष शास्त्र है, तर्कशास्त्र है, इनका इसमें अध्ययन करवाया जाएगा। और ये उच्च शिक्षा है, शुरुआती जो इसका चरण है 10 वर्ष तक होगा, यानी 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक होगा, और फिर उसके बाद फिर परीक्षा होगी, फिर 5 साल तक द्वंद्ववाद की शिक्षा, फिर 35 से 50 साल तक व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। अब उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा शासक अथवा दार्शनिक राजा अथवा संरक्षकों को पैदा करती है, जिसका राज्य में सर्वोच्च स्थान होता है। शासक या संरक्षक वर्ग का राज्य में सर्वोच्च स्थान होता है, और इस वर्ग के लोगों को ट्रेंड करने का काम, प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है, प्लेटो की शिक्षा। 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद आपको पता है कि व्यवहारिक अनुभव की बात आती है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही तरह के ज्ञान होने आवश्यक हैं, इसलिए प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी बात करते हैं। और प्लेटो एक जगह लिखते भी हैं कि व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान व्यर्थ है, और सैद्धांतिक ज्ञान के बिना व्यवहारिक ज्ञान अंधा है। और लोग जो ये 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, इसमें जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो संसार या जीवन की पाठशाला में थपेड़े या धक्के खाकर व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करेंगे। ज़िंदगी में ठोकरें खाएंगे तो उनको व्यवहारिक ज़िंदगी का अनुभव होगा,
और व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। 50 वर्ष की अवस्था तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं, लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही राजा या शासक बनने के अधिकारी होंगे। अब अगला टॉपिक आता है हमारे प्लेटो की शिक्षा योजना के गुण। तो सबसे पहला आता है कि उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करता है प्लेटो। नंबर 2 है पाठ्यक्रम मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक फैला हुआ है। नंबर 3 राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करते हैं। एथेंस में राज्य नियंत्रित शिक्षा नहीं थी, स्पार्टा में राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। तो ये राज्य नियंत्रित शिक्षा का गुण प्लेटो कहाँ से लेते हैं? स्पार्टा से। चौथा बिंदु है मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर प्लेटो जोर देते हैं, बल देते हैं। केवल बौद्धिक विकास की बात नहीं करते अपितु शारीरिक विकास की बात भी करते हैं। और प्लेटो की शिक्षा योजना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, लैंगिक आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अगला बिंदु है दर्शन व बौद्धिक शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण किया जाता है। आदर्श शासक तभी बनेंगे जब वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेंगे। और शिक्षा एक आजीवन तो नहीं कह सकते, 50 वर्ष की आयु तक रखता है प्लेटो शिक्षा योजना। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया ही मान लो आप उसको, चलती ही रहती है, व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है। अब अगली बात आती है कि प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचनाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो जो ऊपरी वर्ग है, शासक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, उसके ऊपर किया गया है। नंबर 2 है गणित व दर्शन को अधिक महत्व दिया गया है, साहित्य की उपेक्षा की गई है। नंबर 3 है कवि व कलाकारों को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि कवि और कलाकार तो किसी तरह के बंधन से बंधने नहीं चाहिए, ये स्वतंत्र होने चाहिए। कला पर कोई भी प्रतिबंध उसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। अगला बिंदु है शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबी तथा अत्यंत खर्चीली है, 50 वर्ष तक चलती है तो अत्यंत खर्चीली भी होगी, राज्य पर एक आर्थिक भार आएगा। नंबर 5 है 35 वर्ष की आयु तक शिष्य बने रहने से नवीन कार्यों के प्रति उत्साह कम हो जाता है। एक व्यक्ति 35 साल तक जब शिष्य बना रहता है, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता रहता है, तो फिर वो बाकी चीज़ों से इतना टच में नहीं रहता और उसका जीवन के प्रति भी, और दूसरी बात है जीवन के जो अन्य कार्य हैं उनके प्रति भी उत्साह कम हो जाता है। प्लेटो का जीवन दृष्टिकोण निराशा उत्पन्न करने वाला है। तो ये इसकी आलोचनाएं हैं। अब आगे के वीडियो में हम प्लेटो से संबंधित ही अन्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।